सुप्रभात बच्चों। तो हम पाठ पढ़ रहे हैं मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग, जैसा कि उन्होंने अपने परिवार की महिलाओं के विषय में बताया है, वो थी उनकी दादी, नानी और उनकी परदादी। सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ अपने परिवार के रूढ़िभंजक व्यक्तित्व और संस्कार का वर्णन करते हुए लेखिका ने लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब देश आज़ादी पाने का जश्न मना रहा था, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। अर्थात जो लेखिका थी वो उस समय बीमार थी। जब 15 अगस्त 1947 को देश में आज़ादी पाने का जश्न मनाया जा रहा था जगह जगह, तो उन दिनों लेखिका की तबीयत खराब थी। टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। अर्थात शामिल होने की इजाज़त नहीं दी। उस समय टाइफाइड जो है वो बहुत खतरनाक रोग माना जाता था, जिससे लोगों की जान भी चली जाती थी। तो इसलिए डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वे घर पर ही रहें और उन्हें वहाँ जश्न में जाने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी, जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। यानी यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि जो डॉक्टर थे वो उनके नाना जी के मित्र थे, और वो नाना से भी बड़े नाना थे। अर्थात उनका आदर जो है वो उस घर में नाना से भी ज़्यादा होता था, उनकी बात मानी जाती थी। तो जो उनके पिता थे स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उस समय जो सत्ताधारी थे उनसे लड़ते भिड़ते फिरते थे, लेकिन नाना जी के मित्र जो डॉक्टर थे उनके सामने उनके पिताजी कुछ भी नहीं बोले, चुप्पी साध गए। अर्थात बिल्कुल चुप हो गए, उनका विरोध नहीं किया। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। लेखिका कहती है कि मैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही रोती रही, लगातार जाने के लिए रोती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? यानी लेखिका कहती है कि मैं उस समय इस तरह से रोती रही कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी इकलौती गुड़िया, जिसके पास एक ही गुड़िया हो और वो भी टूट गई हो, तो जैसे वो बच्चा रोएगा, ऐसे मैं उससे भी ज़्यादा मैं रोती रही। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। लेखिका की जो उम्र थी उस समय वो कितनी थी? 9 वर्ष की। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। लेखिका कहती है कि मैं उस समय इतनी भी छोटी नहीं थी कि मुझे कोई खिलौना दे देता, गुड़िया दे देता और मैं उससे मान जाती, और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर उन्हें जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, इस बात को मैं समझ पाती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा गए। लेखिका कहती है कि जब मैं बहुत देर तक रोती रही, चुप ही नहीं हो रही थी किसी बात से, तो पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा दिया। ब्रदर्स कारामजोव जो उपन्यास है, उसके लेखक रूसी भाषा के महान साहित्यकार थे। रूसी भाषा के वो महान उपन्यासकार थे, विचारक थे, दार्शनिक थे और निबंधकार थे, जिन्होंने अनेक उपन्यास और कहानियाँ लिखी हैं। उनका नाम था फ्योदोर दोस्तोयेवस्की उनका नाम था, जिनका उपन्यास था ब्रदर्स कारामजोव। उपन्यास जो था वो लेखिका को क्यों पकड़ाया? क्योंकि लेखिका को किताबें पढ़ने का मिराक था, यानी उन्हें बहुत शौक़ था किताबें पढ़ने का। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं, अर्थात वहाँ से जा चुके हैं, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। लेखिका यहाँ पर कह रही हैं कि जब उन्होंने देखा
जब तक सब घर वाले थे तब तक तो लेखिका जाने के लिए रोती रही, लेकिन जब देखा कि सब घर के सब प्राणी, सब लोग घर से जा चुके हैं और घर पर सिर्फ उनके पिताजी और वह थी, और जो पिताजी थे वो दूसरे कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहे थे, तो लेखिका ने सोचा कि अब रोने धोने से क्या लाभ है। तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना धोना शुरू करूं। यानी जब वो एक बार किताब पढ़ने बैठी तो उन्हें उस किताब को पढ़ने में इतना अच्छा लगा, वह किताब उन्हें इतनी रोचक लगी कि उन्होंने फिर से रोना धोना शुरू नहीं किया। पिताजी को छोड़कर घर के सभी सदस्य पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। यानी घर में जो सिर्फ लेखिका के पिता थे और लेखिका थी। उस वक्त ब्रदर्स कारामजोब मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। लेखिका कहती है कि उन्होंने उस समय मुझे ब्रदर्स कारामजोब उपन्यास क्यों दिया, मुझे उस समय उनकी बात समझ में नहीं आई। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती। लेखिका कहती है कि मुझे वह किताब भी कितनी समझ में आई वह भी मैं नहीं कह सकती। लेखिका कहती है कि वो किताब मुझे उस समय समझ में आई नहीं आई, मुझे इस बात का भी ज्ञान नहीं है, अब तक भी नहीं जानती। यानी अब तक भी मुझे नहीं पता कि वो किताब मुझे कितनी समझ में आई, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गडमड हो गए, यानी आपस में मिल गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है। लेखिका कहती है कि कितना मुझे पहली बार समझ में आया, कितना बाद में समझ में आया, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। लेखिका कहती है कि बाकी किताब मुझे कितनी समझ में आई नहीं पता, लेकिन उस किताब का एक पाठ ऐसा था जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर था और वह मुझे पहली बार में ही याद हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। यहाँ पर लेखिका ने कुछ अपनी रचनाएं बताई हैं कि इन रचनाओं का एक जो महत्वपूर्ण भाग था, वह जो उपन्यास उन्होंने पढ़ा था, उस उपन्यास के जो कुछ अंश थे वो उनकी रचनाओं को भी प्रभावित करते रहे। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। लेखिका कहती है कि शायद जो उनकी परदादी ने मन्नत मांगी थी बेटी होने की, शायद उसी का प्रभाव रहा कि हम में से किसी बहन के मन में बेटी होने की कोई हीन भावना हमारे अंदर नहीं आई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहीं। अर्थात जैसे लेखिका की नानी, लेखिका की माँ और लेखिका की परदादी ये परंपरा पर नहीं चली। यानी जो सामाजिक परंपराएं होती हैं, जो सामाजिक रूप होता है, उसको उन्होंने बरकरार नहीं रखा, बल्कि वह क्या लीक से अलग हटकर चलती रहीं। तो इसी तरह से लेखिका कहती है कि इसी तरह से हम बहनें भी कभी लीक पर नहीं चले, हमेशा लीक पर चलने से इनकार करते रहे। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। यहाँ पर लेखिका अब अपनी बहनों का परिचय दे रही हैं कि वह 5 जो बहनें थीं उनमें जो सबसे बड़ी बहन थी उसका नाम था मंजुल भगत, जिसके लिए उनकी परदादी ने मन्नत मांगी थी, उसका नाम था मंजुल भगत। उनका घर का नाम रानी था और जब वह लेखन करने लगी तो उनका नाम पड़ा मंजुल भगत, क्योंकि उन्होंने शादी के बाद लेखन शुरू किया था
और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। यानी उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि नाम बदलने से उनके अस्तित्व पर कोई इसका प्रभाव पड़ेगा, और उन्होंने बड़ी ही आसानी से अपने पति का उपनाम भगत स्वीकार किया। और जब लेखन उन्होंने शुरू किया तो जो उनका पैदाइशी जैन नाम था, जैन उपनाम जो था, उसे छोड़कर उन्होंने भगत नाम स्वीकार कर लिया। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। लेखिका जो थी वो अपने घर में दूसरे नंबर पर थी बहनों में, और उनका बाहर का जो नाम था वह था मृदुला, और घर का जो नाम था वह था उमा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चों के घर के नाम अलग होते हैं और विद्यालय में उनका नाम कुछ और होता है, बाहर के लोग उन्हें कुछ और नाम से बुलाते हैं, घर के लोग प्यार से उनका नाम कुछ भी रख लेते हैं। तो इसी तरह से जो लेखिका थी या जो लेखिका की बहनें थीं, उन्हें भी घर में किसी और नाम से बुलाया जाता था और बाहर के लोग उन्हें किसी दूसरे नाम से बुलाते थे। तो मृदुला जो थी उनका घर का नाम था उमा और बाहर का नाम था मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। नारीवाद का चलन हुआ था अर्थात समाज में नारी के उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे थे। शादी के बाद नाम न बदलने की रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुसू क्यों हो। यानी जिस तरह से जो मन्नू भंडारी थी वह भी उस समय का जाना पहचाना नाम थी, एक महान लेखिका थी। तो लेखिका कहती है कि हमसे उनका नाम लेकर पूछा जाता था कि तुम लोग इतने पोंगापंथी और घर घुस्सू क्यों हो। पोंगापंथी, पोंगा कहते हैं जो मूर्ख होते हैं, पंथी अर्थात उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले, यानी मूर्खों के मार्ग का अनुसरण करने वाले अर्थात उनकी तरह व्यवहार करने वाले। घर घुस्सू अर्थात संकुचित विचारधारा वाले, जो घर में रहने वाले लोग होते हैं, उनके जो विचार होते हैं या जो उनका जो ज्ञान होता है वो बहुत सीमित होता है। उन्हें नहीं पता होता कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर समाज में क्या हो रहा है। तो उसी तरह से जो लोग हैं वो मृदुला गर्ग या मंजुल भगत से कहा करते थे, क्योंकि जब ये लिखने लगी तो लोग इन्हें जानने लगे। तो लोग ये कहते थे कि तुमने अपना नाम क्यों बदला, क्यों किसी दूसरे का नाम स्वीकार किया। भाई उस समय लोगों की सोच ये हो गई थी कि महिलाओं का अपना एक अस्तित्व होता है, उनकी अपनी पहचान होती है, वो दूसरे के अस्तित्व को क्यों स्वीकार करती है और अपने व्यक्तित्व को जो है वो दबा देती हैं। तो लोग उनसे कहते थे कि आप लोगों की सोच ऐसी क्यों है, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। लेखिका कहती है कि हमारे पास इसका कोई सही जवाब नहीं होता था कि नाम क्यों बदला। अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। लेखिका कहती है कि मैंने ऐसा अपने व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं देखा कि नाम बदलने से हमारे व्यक्तित्व का कोई नुकसान हुआ हो, कोई हानि हुई हो। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। जैसा कि आपने शुरू में देखा कि उनकी जो बहनें थीं मंजुल और मृदुला स्वयं भी, तो उनके 2-2 नाम थे, घर का नाम कुछ और था, बाहर का नाम कुछ और था। तो पिताजी से लोग, उनके जो पिता थे उनसे लोग पूछते थे कि आपके 5-5 बेटियां हैं, इन 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी का नाम आपने 2-2 नाम रख के छोड़े हैं, अर्थात 2-2 नाम रखे हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का नाम चित्रा। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि उनकी जो सबसे बड़ी बहन थी उनका नाम था मंजुल भगत और उनका घर का नाम था रानी। मृदुला गर्ग का घर का नाम था उमा और बाहर का नाम था मृदुला। तीसरे नंबर की बहन जिसका घर का नाम था गौरी और बाहर का नाम था चित्रा, वह नहीं लिखती थी। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। जो लेखिका की तीसरे नंबर की बहन थी वह लेखिका नहीं थी। वह कहती थी कि जब सब लोग लिखते हैं तो घर में कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए। खैर,
उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुईं तो पिताजी ने इतनी बात ज़माने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं, अर्थात रेणु और चित्रा। ये 2 बहनें लेखन कार्य नहीं करती थीं और जो उनकी सबसे छोटी बहन थी अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे, अर्थात जो उनका भाई था वह भी लेखन करने लगा और जो उनकी सबसे छोटी बहन थी वह भी लेखन करती थी। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेज़ी में लिखती है। जो उनकी सबसे छोटी बहन थी अचला, वह अंग्रेज़ी की लेखिका थी और राजीव फिर हिंदी के हवाले, यानी उनका जो भाई था राजीव, वह हिंदी में लेखन कार्य करता था। तो यह जो परिचय था आज का, वह था लेखिका के भाई और बहनों के विषय में। तो आगे कल पढ़ते हैं।